नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैंने आप सबके सामने एक आर्टिकल लगा रखा है फर्स्ट पोस्ट का। आप सबको नज़र आ रहा होगा, डस नेपाल वांट इट्स मोनार्की बैक। क्या नेपाल में मोनार्की वापस चाहते हैं लोग? ऐसा वहाँ पे बेसिकली चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको कुछ और आर्टिकल सिखा देता हूँ, फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। अ, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी एक आर्टिकल है मेरे पास। स्वॉर्ड ऑफ डील, सॉरी ये दूसरा आर्टिकल है, आई एम सॉरी, ये वाला। भाई नेपाल इज सीइंग अ चर्न फॉर हिंदूज मोनार्की। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, भाई थाउजेंड्स इन नेपाल वांट मोनार्की बैक। यही कुछ आर्टिकल्स थे। तो अब हम बेसिकली आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि बेसिकली ऐसा क्या हो गया है नेपाल में कि लोग वहाँ पे मोनार्की को दोबारा से वापस चाह रहे हैं, वापस मांग रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पे क्यों हो रहा है, या इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे डिमांड क्यों कर रहे हैं? थाउजेंड्स ऑफ लोग इज़ नॉट अ कम नंबर, राइट? इट्स अ वेरी ज़्यादा नंबर। जो थाउजेंड ऑफ लोग हैं वो वहाँ पे मोनार्की को वापस चाह रहे हैं नेपाल में। तो हम इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है कि वहाँ पे क्या होता है। संडे को कल कल वहाँ पे जो वहाँ के फॉर्मर किंग है, वहाँ के जो जिनका नाम बेसिकली ज्ञानेंद्र शाह है, ज्ञानेंद्र शाह, वो जो ज्ञानेंद्र शाह हैं वो बेसिकली वहाँ काठमांडू एयरपोर्ट पर कल के दिन, संडे के दिन अराइव करते हैं या लैंड करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो उनके जो भी सपोर्टर्स थे वो बेसिकली वहाँ पे खड़े हुए थे, और वो उनका जो नंबर्स था वो थाउजेंड के आसपास था। जहाँ पे उनके जो सपोर्टर्स थे वो थाउजेंड के आसपास वहाँ खड़े हुए थे, और वो लोग चिल्लाकर एक ही नारा बोल रहे थे कि हमको राजाशाही वापस चाहिए, और हमको ये गवर्नमेंट वापस नहीं चाहिए, ये हमें गवर्नमेंट रूल नहीं चाहिए, हमें बेसिकली मोनार्की रूल चाहिए। वहाँ पे जो उनके सपोर्टर्स थे, और इस सपोर्टर्स में बेसिकली वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जिनकी वहाँ पे सीट्स आसपास 14 के आसपास हैं, जो कि आसपास अभी अपोजिशन में हैं, वो भी इसमें शामिल थे, उनके भी लोग इसमें शामिल थे। तो जो वहाँ की सरकार है उसने वहाँ पे पुलिस, जो रॉयट्स टीम रहती है, जो कि दंगे वगैरह कहीं वहाँ दंगे वगैरह ना हो जाए, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस को भी लगाया हुआ था कि कुछ ऐसा हो ना जाए। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। लेकिन अब हम आते हैं कि बेसिकली वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि लोग वहाँ पे मोनार्की को इतना ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं और सरकार को इतना ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको, देखिए, आपको कुछ चीज़ें स्टैटिक्स पे ले चलता हूँ कि बेसिकली वहाँ पे चीज़ें ऐसी क्या हैं कि जैसे सबसे पहली चीज़ वहाँ पे है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द सेंस ये है कि वहाँ पे जो उनकी जो, जैसे हमारी यहाँ पे लोकसभा है, वैसे ही वहाँ पर उनका जो है वो प्रजा प्रतिनिधि हाउस है। वहाँ पे प्रतिनिधि हाउस है वहाँ पे उनका। तो जो जो भी वहाँ पे प्रतिनिधि, तो जो वहाँ पे प्रतिनिधि हाउस है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है, वहाँ पे जो लोकसभा है उसको वहाँ पे वो लोग प्रतिनिधि हाउस बोलते हैं। तो वहाँ पे भी जो पार्टीज़ हैं वो बेसिकली 13 पार्टीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जो उसमें से एक पार्टी आरपीबी भी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि इस मोनार्की को बेसिकली सपोर्ट कर रही थी। तो हुआ क्या कि लोगों का कहना ये है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि जब से ये मोनार्की से आज़ाद हुआ है नेपाल, जब मोनार्की से आज़ाद हुआ है 2008, तो जब से लेकर आज तक 2025 तक बेसिकली जो कम से कम 13 से लेके या 28 के आसपास चीज़ें वहाँ पे बदली हुई हैं। वहाँ पे कोई भी अपनी सरकार को बना नहीं पाया है, इन द सेंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सरकारें आई वहाँ पे और कोई ने अपना टाइम पूरा कर ही नहीं पाया पूरा। वहाँ पे हुआ ये कि कोई एक सरकार वहाँ पे, वहाँ का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे यही पता नहीं चलता है कि कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ आकर सरकार बना ले और सरकार
बनाकर बैठ जाए और घोषित हो जाए। तो यहाँ पे इसी वजह से लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंग आ चुके हैं सरकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। क्योंकि एक चीज़ होती है कि मान लीजिए किसी भी कंट्री में अगर एक सरकार कुछ लिमिटेड टाइम तक वहाँ पे वर्क करे, जैसे 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो उसकी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसका एजेंडा दिखाई देता है कि उसने बेसिकली वर्क क्या कराया। मान लीजिए कि कोई वहाँ पे जो टाइम है वो 5 साल का है और वहाँ पे जो सरकारें ही हैं वो बेसिकली 1 साल या 1.5 साल ही आ पाती है, और देन वहाँ पे कोई अनदर पार्टी वहाँ पे सरकार बना लेती है दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, मेजोरिटी को दिखाकर। तो वहाँ पे जो चीज़ इस यहाँ पे चीज़ें सिर्फ ये हो रही हैं कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या एमपीज़ हैं वो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा ना रहकर अपना खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा वहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। वो बेसिकली लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखकर और नेशनल इंटरेस्ट ना देखकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट को। और एक चीज़ और है यहाँ पे नेपाल में कि जो मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरी चीज़ है वो बेसिकली इकोनॉमिक चैलेंजेस। ऑफकोर्स इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द सेंस कि वहाँ पे इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो जॉब्स वगैरह हैं वो भी क्रिएट नहीं हो रही हैं और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं चली, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे जो लीडर्स ही हैं वो ही खुद की जेब भरे जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट सुन ही नहीं रहे हैं वहाँ की सरकार में। एक चीज़ ये है, और तीसरी चीज़ जो है वो बेसिकली ये है करप्शन। ये एक वहाँ पे बहुत बड़ा ही मुद्दा है कि बेसिकली करप्शन वहाँ पे इतना ज़्यादा है सरकार के पास कि सब लोग जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे अपना बहुमत दिखाती है उसके ही लोग वहाँ पे बेसिकली राज करते हैं और करप्शन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आम आदमी है उसको कहीं से भी कोई भी राहत नहीं है, और करप्शन इतना ज़्यादा है वहाँ पे गवर्नमेंट विभागों में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में कि वहाँ पे लोग काम बिना पैसे दिए करवा ही नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से लोग इस चीज़ से भी तंग आकर वहाँ पर मोनार्की को चाहते हैं। और जो तो चौथी और आखिरी चीज़ है कि कल्चर एंड ट्रेडिशनल लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए जो पहले के लोग हैं, जो पहले की विचारधारा के ऊपर सीमित लोग हैं या डिपेंडेंट लोग हैं, उनका यही कहना है कि मोनार्की वापस आनी चाहिए और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र पहले की तरह बन जाना चाहिए। 2008 के पहले जो वो हिंदू राष्ट्र था वो उसको दोबारा से बनना चाहिए और चीज़ें उससे वही चीज़ें बेहतर कर पाएंगी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि बेसिकली क्या ज्ञानेंद्र शाह दोबारा से आ सकते हैं पावर में, क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो ज्ञानेंद्र शाह हैं उनके पास बेसिकली वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि वहाँ पे आरपीपी है, जो कि अभी अपोजिशन में है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, सिर्फ उसका ही सपोर्ट है सिर्फ ज्ञानेंद्र शाह के पास। और वहाँ पे जो 12 और डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि ज्ञानेंद्र शाह मोनार्की को स्थापित दोबारा से करें, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मोनार्की दोबारा से आए, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी हुई हैं पहले 2008 के पहले कि इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था माहौल। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो ज्ञानेंद्र शाह जी हैं इनकी उम्र बेसिकली 77 ईयर्स के आसपास हो चुकी है आज। और इन 2002 क्या हुआ था कि जब ये किंग थे वहाँ के, जब मोनार्की थी नेपाल में, तो इनके जो भाई थे वीरेंद्र शाह, इनकी फैमिली को और इनको बेसिकली मार दिया गया था। एक बड़ा सा मैसकर हुआ था जो कि इनकी और इनकी फैमिलीज़ को पूरी तरीके से मार दिया गया था। और उसके बाद हुआ क्या कि 2005 में ज्ञानेंद्र शाह ने जो कि आज लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं ने ही मतलब पूरी की पूरी नेपाल में इमरजेंसी घोषित कर दी, और जो मीडिया वगैरह हैं और जो इनके आलोचक थे उन सबको जेल में डाला और कईयों को वहाँ पे एज अ पनिश किया, राइट। तो लोग उस चीज़ से भी परेशान है यहाँ पे, और लोग नहीं चाहते कि ये दोबारा से आके ये सब चीज़ें करें। एक तबका यहाँ पे ये चाहता है कि ये आए, जो कि बहुत 1000 में तो ज़रूर है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन एक जो बड़ा सा तबका है जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये आए, क्योंकि मोनार्की आने के बाद तो चीज़ें और ज़्यादा ही बेकार हो जाएंगी, ऐसा उन दूसरे तबके के लोगों को लगता है। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो कि न्यूज़ में थी बहुत ज़्यादा कि क्या नेपाल दोबारा से मोनार्की को चाहता है,
जैसे कि ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल ही बोल रहा था, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो इसी के साथ यही सब कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप सबका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि क्या नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, मोनार्की की तरफ चले जाना चाहिए, राजाशाही की तरफ चले जाना चाहिए, या जो वो एक सेकुलर स्टेट वहाँ पे है अभी 2008 के बाद, वो वहाँ पे उसको ऐसा रहना चाहिए। आप सब मुझे अपना ये जो भी आपको लगता है पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपको लगता है वो सब आप मुझे अपनी बातें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। देन इसी के साथ हम इस लेक्चर और इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं और आप सब से मेरी मुलाकात होगी एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।